बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर आजकल है जी मौसम और बारिशें जो कि हर तरफ जलथल लेक कर रही हैं। उधर लाहौर में ये दावे किए जा रहे हैं कि हमने बहुत डेवलपमेंट काम किए हैं, हमने सीवरेज का पूरा नया सिस्टम बिछा दिया है, लेकिन उसके बावजूद हर तरफ पानी ही पानी। हाँ, कुछ बड़ी शाहराएँ हैं जहाँ पर वासा के कैंप्स भी मौजूद है, वहाँ पर जो पानी है उसका बर वक्त निकासी का सिस्टम मौजूद है। लेकिन जैसे आप निकल जाते हैं अंदरून लाहौर की तरफ चले जाएँ, आप बागबानपुरा चले जाएँ, आप चाइना स्कीम चली जाइए, आप मतलब थोड़ा सा आउटर निकलते हो, गली मोहल्लों में आबादियों में निकलते हैं, यकीन जानिए वो जो ऊंची सड़कों का पानी है वो सारे का सारा वहाँ पर पहुँच गया है। और वहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स क्या, ग्राउंड्स क्या, गली मोहल्ले क्या, सब कुछ लेवल हो गया और ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी नदियाँ बन गई हैं। और इस सारी सिचुएशन में हमारा बिजली का जो निज़ाम है वो आपको पता है, फीडर स्ट्रिप करना तो एक साइड पे है, लेकिन उसके साथ साथ खुदा ना खास्ता किसी भी जगह पर पानी में करंट आ जाए तो फिर सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। लाहौर शहर में आज एक ही स्पेल में 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है और उसको संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। तर्जुमान वासा लाहौर एयरपोर्ट के इलाके में सबसे ज़्यादा 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड करने का क्लेम कर रहे हैं। उनकी जानिब से ही ये सारी ताजपुरा है और दीगर आबादियाँ हैं जहाँ पर कई कई फीट पानी जमा हो गया है। अब वासा का अमला तो वहाँ मौजूद होगा, कैंप भी मौजूद होगा, लेकिन जो सिस्टम है वो जब पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा, आगे उसके पास कोई हल ही नहीं है, तो वो सिस्टम भी क्या करे भाई, बंदे वहाँ पर रुक कर क्या करेंगे। इस सारे मामले पे बात करेंगे जी। सीनियर सहाफ़ी जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। आज मानसून की पहली ये बड़ी बारिश थी जिससे आप कह सकती हैं, आपने शुरू में कहा कि लाहौर डूबेगा। जब बाज़ इलाकों में 263 mm बारिश हुई, यानी कि 263 mm बारिश हुई है, मिलीलीटर बारिश हुई है, तो लाहौर तो डूबेगा। जब एक घंटे में ये बारिश इतनी, अगर तो ये थोड़ी थोड़ी बारिश हो कि वक्फे से हो, फिर साथ साथ सिस्टम आपका मौजूद है, वो साथ साथ पानी निकल जाता है। लेकिन जो ही ये रात 1:30 बजे ये बारिश शुरू हुई तो मैंने खुद देखा कि वासा की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, एमडी चौरी गफरान गुज्जर और सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल, डीएमडी चौरी लतीफ़, और पूरा उनका सिस्टम जो था वो लाहौर में मौजूद था। जो चोकिंग पॉइंट हैं, जो ख़तरनाक 3 पॉइंट्स हैं, जो कदीमी पॉइंट्स हैं, उनमें से बड़ी हद तक कम हो चुके हैं, पानी निकल जाता है। लेकिन इस वक्त भी 40 से ज़ायद पॉइंट लाहौर में ऐसे हैं जहां पानी मौजूद है। अभी जब मैंने आपको बता रहा था कि अजमत महमूद के वालिद साहब का जनाजा पढ़ के आ रहे थे, तो डिफेंस सबसे महंगा तरीन इलाका है DHA 1 इस वक्त तक भी पानी में डूबा हुआ है। गलियों में 1.5 फुट और फुट पानी जमा है और लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। DHA की बात कर रहा हूँ। तो लाहौर को तो आप छोड़ दें, लाहौर एक पसमानदा तरीन बाज़ इलाके भी मौजूद हैं, लेकिन बड़ी हद तक मैंने परसों भी आपके साथ प्रोग्राम किया था कि 200 अरब का लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम तो पैकेज था, उसके तहत भी काम हुआ, बहुत सारा काम हुआ, लेकिन बहुत सारा बाकी है। अभी आपने निशानदेही की मैडम सिद्रा के जो सिस्टम है ये नकारा है या आबादी के तनासब से नहीं है। देखें, ये सिस्टम जो था सीवरेज का ये बहुत पुराना है और जिस वक्त ये सिस्टम डेवलप हुआ था उस वक्त जो थी ये आबादी से थोड़ा नीचे था। अब आबादी ऊपर आ गई है, ये नीचे चला गया, पानी निकलता नहीं है। सर, मैं आपकी बात के साथ बिल्कुल अग्री करेंगे, लेकिन हम लोग मुसलसल सुनते हैं कि हम साथ साथ प्लान कर रहे हैं। 1 से 1.5 साल हो गया है, आपने भी नोट किया होगा कि लाहौर शहर की बेशतर सड़कें जो हैं वो उनको खोदा गया जी, सीवरेज का काम हो रहा है। फिरोजपुर रोड, आप एबिट रोड पे चले जाइए, फिरोजपुर रोड पे चले जाइए, आगे जो है वो कैनाल रोड की तरफ चले जाइए, गली मोहल्लों में बड़ी तादाद में काम भी हुआ है, कोशिश की गई है, उसके बावजूद लाहौर डूब रहा है जी। इसकी वजह है ना, मैं आपको वजह बताने जा रहा था कि आबादी बढ़ गई है, सिस्टम वही है। इस साल लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कोई नए सीवरेज लाइनें बिछी हैं, बहुत सारी आबादियाँ बन गई, हाउसिंग स्कीमें बन गई जो बगैर प्लान के बनी। और बहुत सारे यहाँ पे जो रहायशी एरियाज थे वो कमर्शियल हो गए। एक घर था, एक घर को खरीदा, अंदरून शहर की मैं बात कर लें, एक घर को खरीदा, उसमें प्लाजा बुलंद दोबाला 10 मंजिला, 20 मंजिला, 15 मंजिला कमर्शियल प्लाजा बन गया। तो सीवरेज का पानी तो बढ़ा, वाटर सप्लाई का इस्तेमाल भी बढ़ा। तो इस तरह किसी ने इसको बेहंगम
जो बढ़ रही थी आबादी और हाउसिंग स्कीमें और कमर्शियल प्लाजे, इसको किसी ने प्लान नहीं किया, इसके मुताबिक सीवरेज लाइनें नहीं बिछाई। वो पुराना सीवरेज है, उस सीवरेज की मेहरबानी है कि वो आपका इतनी बारिश, देखिए बारिश होगी, मॉनसून में बारिश होगी, ये पहला जो है बारिश है, इसके बाद फिर आएगी, लाहौर डूबेगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर डूबता है तो पानी निकल जाना चाहिए। अब लाहौर कनाल पूरी डूबी हुई है, जो अंडर पासेस थे ये पूरे डूब गए और वक्त के साथ साथ ये क्लियर भी हुआ। अच्छा फारूक, ये भी बताया जा रहा है जी ताजपुरा में घरों में पानी दाखिल हो गया है, और जलो पार्क है, मेडिकल स्कीम है, ताजपुरा स्कीम है और दीगर आबादियां हैं जहां पर कई फीट तक पानी जमा है अभी भी, और कई रोज तक इसने इसी तरह से मुसीबत डाले रखनी है, लोगों को बीमार करना है इस पानी में। जी, इस दफा जो सबसे ज्यादा पानी दाखिल हुआ है वो ये आपकी बात सच है, जल्लो मोड़ जिसको कहते हैं, बाटापुर, वहां पानी दाखिल हुआ है, लोगों के घरों में 2-2 फुट पानी दाखिल हुआ। हालांकि वहां पे न्यू सीवरेज लाइन बिछी है, अब कताइयाँ हैं, उसको आइंदा सिस्टम से पहले इन्हें दुरुस्त करना होगा, अदरवाइज लाहौर तो डूबेगा। जब सिस्टम ही आपके पास मौजूद नहीं होगा पानी निकालने का, तो जितने, अब देखें अगर तो वक्फे से बारिश हो, वो आस्ता आस्ता पानी निकलता जाता है। अच्छा, एकदम से बारिश हो तो वो पानी, ये तो गरीब आबादियां हैं जिनकी हम बात करते हैं, कान्हा है, शादीपुरा है, मुगलपुरा है, ये सारी तो गरीब आबादियां हैं ना, जो कि साल से डूबती आ रही हैं। अब तो बेचारे उनका भी माइंडसेट बन गया है कि भाई बारिश आई तो हमने डूबना ही डूबना, हमने सारी रात जो है वो घर में बाल्टियों से, डब्बों से हमने पानी निकालना है, उसके बावजूद जो है वो घर का फर्नीचर, हर चीज तबाह होनी है। लेकिन सर डीएचए का रुख करें अगर, तो डीएचए भी डूब रहा है, डीएचए को किसने बचाना है? क्या वो डीएचए अथॉरिटी की जिम्मेदारी है? क्योंकि वहां तो अमीर तरीन लोग रहते हैं, अच्छा सवाल है। घर है वहां पर, या उसे एलडीए ने, वासा ने बचाना है? जी, वासा और एलडीए का वहां पे कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा, वहां पे डीएचए की अपनी सिस्टम है, अपनी आबादी है, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर कंटोनमेंट बोर्ड है। ठीक है। मैंने जो आज शाम को हालत वहां पे देखी है, तो मैं अपने पसमानदा लाहौर को भूल गया हूँ। मैं शादीपुरा, मुगलपुरा, ताजपुरा, गाजियाबाद, लालपुल और कान्हा को भूल गया हूं कि वहां जितना मैंने डीएचए में आज पानी देखा पहली दफा, कि डीएचए में करोड़ों रुपए के लोगों के घर हैं, बिल्कुल हैं, और पानी उनके अंदर 1-1 फुट पानी गिरा है, और बाज गलियों में मैंने देखा 2-2 फुट। अब भी बारिश सुबह 8 बजे की थम चुकी है, और आज भी डीएचए डूबा हुआ है। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा डीएचए एडमिनिस्ट्रेशन पर और कंटोनमेंट बोर्ड वाल्टन पर और कैंट पर, कि जो अरबों रुपए सालाना वो लगाते हैं, इसके बावजूद उनका पानी नहीं निकलता। अच्छा जावेद साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि महंगे तरीन घर, और हम जिन्हें अमीर तरीन लोग समझते हैं वो वहां पर रहते हैं, लेकिन साथ ही सिस्टम तो वासा के साथ ही कनेक्ट होगा ना, जो मेन सीवरेज लाइन है, जो मेन सिस्टम है, कनेक्शन तो उसी के साथ होगा। जी देखिए, उसमें 2 नाले हैं बड़े, एक तो रोही नाले में डीएचए पानी फेंकता है अपना, ठीक है, और दूसरा अगर मैं डीएचए 1 की बात करूं तो वो कान्हा की तरफ, कैंची की तरफ पहले ही वो कमजोर से छोटे छोटे नाले हैं, उसमें पानी फेंकता है वो। लेकिन उनके पास जो सीवरेज का निज़ाम है ये वासा से भी बदतर है, और वो समाल छोटे छोटे 4-4, 6-6 इंच के उन्होंने पाइप डाले हुए हैं। हालांकि वहाँ पे हुज जो ट्रंक सीवरेज की जरूरत है, जो अभी तक वो उसकी तरफ नहीं गए, लेकिन लाहौर उसकी तरफ आ गया है, वासा उसकी तरफ आ गया है कि ट्रंक सीवरेज। आप देखें जो लानस रोड है ये डूब जाता था मैडम, कलमा चौक डूब जाता था, और जीपीओ चौक डूब जाता, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स भी बनाए ना अंडरग्राउंड, जो ये इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है कि कोई 11 के करीब लाहौर में अंडरग्राउंड जो इन्होंने जखीरे बनाए हैं पानी जमा करने के, और वहाँ फिर वो काम आता है, और वहाँ से वो पानी जब है, ये वासा के जो गाड़ियाँ हैं, ये बारिशी पानी जब सड़कों पर जाता है तो लंबे लंबे पाइप लगाकर उसमें ये उसको, पहले तो सिस्टम अंडरग्राउंड कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन जहाँ पे पानी नहीं निकलता वो लंबे पाइप लगाकर उन टैंकर्स में पानी डाल देते हैं जो अंडरग्राउंड है, तो वहाँ फिर पानी ये जखीरा हो जाता है। और फिर इससे भी बड़ी मदद मिली है वासा को कि पानी जो था इन इलाकों में, जैसे मैंने आपको बताया, वो बर वक्त उन्हें जखीरा कर लेते हैं और सड़कों पर पानी कम नजर आता है। अच्छा, अब मुझे एक और बात बताइए जी, फारूक अस्पताल के करीब सर्विस रोड है, उसके करीब जो है तकरीबन 10 मरबा फीट गहरा गड़ा पड़ गया है। 2 रोज पहले जो है वो 3 रोज पहले फिरोजपुर रोड पे एक जगह पे गड़ा पड़ता है। परसों की बात है कि ख़याबान फिरदौसी जौहर टाउन मेन बुलेवार्ड 2 जगह पर, हालांकि वो वाला रोड है जहां पर साल से मेरा ख्याल है कोई 10-12 गड़े तो पड़ ही चुके हैं ना, जब तक मैं
आप पूरा खोदा उसको और वो तकरीबन 1-1.5 साल उस पर प्रॉपर काम हुआ है सीवरेज का। अब अल्लाह अल्लाह करके उसकी सड़क बनी है, ठीक है, और अभी ये पहली बारिश हुई है, अभी महीना हुआ है सड़क बने ना, बड़ी अजियत काटी है वहाँ और 2 घड़े फिर पड़ गए हैं। देखें ये बड़ी नाहली है एलडीए की, ये एलडीए का कंट्रोल्ड एरिया है, वहाँ पे वासा का तो तल्लक नहीं है, एलडीए का कंट्रोल्ड एरिया है जो लग थलग है। अब बहुत सारी कोताहियाँ हैं कि एलडीए जब ये सीवरेज डलवाता है, उसके डालता है, उसके बाद इसकी भरपूर खुदाई जब होती है तो फिर उसको छोड़ा जाता है कुछ अरसे के लिए, उस पर वो उनके बुलडोज़र चलाए जाते हैं या उसकी पूरे तरीके से उसको फिक्स करने के लिए फिक्स करके फिर उस पर रोड बनाते हैं। ठीक है। अब एलडीए जो है इसको तो मेरा ख्याल है कि चीफ मिनिस्टर को मुर्गा बना देना चाहिए, क्योंकि एक क्या बयान अमीन हो, क्या बयान आफ्ताब हो और फरूक अस्पताल के करीब ये पूरे इलाके जो हैं ये 1 साल में 10-10 बार मरतबा वहाँ पे गड़े पड़े हैं और एक मरतबा तो गाड़ी भी अंदर चली गई। सीवर लाइन फटती है उसकी वजह से गड़ा पड़ता है। जी देखे ना, ज़ेरे ज़मीन जब ये बंदों की पुत्रों की तरह काम नहीं करेंगे, नाकस काम करेंगे मुबैना तौर पर, तो फिर ऐसा तो होगा। अब इसका चीफ मिनिस्टर पंजाब को नोटिस लेना चाहिए और जो एलडीए की पूरी टीम है उसको मुर्गा बनाना चाहिए और पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है भाई, जब अरबों रुपए आप लगाते हो गवर्नमेंट के खून पसीने अवाम का जो टैक्स है। जावेद साहब आज आप उदास तो हैं ही, जो आपने शुरू में मामला बताया, लेकिन आज कुछ आप ना मुझे डरे डरे भी लग रहे हैं। मुबैना तौर पे गड़े क्या होते हैं, गड़े पड़े हैं भाई वहाँ पे, आप मुबैना तौर पे बात नहीं की। मैंने कहा ये एलडीए की जो कोताहियां हैं, जो अपने डरे बोल रहे हैं आज अपने वो देखें, वो अपने ठेकेदार को नहीं पकड़ते। एलडीए से फोन तो नहीं आया जो मुझे तो पता नहीं एलडीए का दफ्तर कहाँ है। अच्छा, तो मसला ये है कि दाल में कुछ काला है। मैंने ये कहा कि चीफ मिनिस्टर साहबा को इसका नोटिस लेना चाहिए। 1 दफा माफी है, दूसरी दफा माफी है, ठीक है, तीसरी दफा 3 दफा गलती की माफी होती है, माफी कर दी, लेकिन वो तो साल में 12 मरतबा हुआ। मैं इसीलिए कहता हूँ कि डीजी एलडीए को मुर्गा बनाए चीफ मिनिस्टर। नहीं, अल्फाज का चुनाव जरा ध्यान से, वो आपको मुर्गा बना देंगे, ये मेरे उस्ताद मोहतरम दुनिया न्यूज पे मुजीबुर रहमान शामी साहब ने भी एक दफा कोई प्रोग्राम था तो उन्होंने जो वीसी थे यूएचएस के, तो राठौर साहब, उनसे भी बड़ी स्टूडेंट्स के लिए ब्लंडर हुए थे। तो मैं तो समझता हूँ कि शामी साहब इस वक्त बड़े जो हैं सहाफ़ियों में उनका शुमार होता है, जिनसे मैं वहाँ से रोशनी लेता हूँ। तो उन्होंने एक दफ़ा कहा था ये कि उनको मुर्गा बनाना चाहिए। अगर मेरे उस्ताद ने ये अल्फाज बोले तो मैं भी कह सकता हूँ। देखिए, एक तरफ आप कह रही हैं मैडम, एक जगह पर ये बड़े अच्छे अल्फाज हैं, ये सोबर अल्फाज है, मतलब एक ऑफिसर अच्छा अल्फाज नहीं है। एक सड़क जो है वो 10 दफा बैठ गई, गड़े पड़ गए, अवाम को परेशानी हुई और जो अवाम के खून पसीने का टैक्स था वो वहां पे लगा, अवाम जाए जहन्नम में। और वो ऑफिसर जो हैं, जो चीफ इंजीनियर वासा साहब, इसरार सईद साहब, जिनको नैब ले गई और फिर वो उनको चीफ इंजीनियर लगा दिया, उसको क्यों नहीं पूछा जाता कि वो 20 सालों से एलडीए का चीफ इंजीनियर बैठा हुआ है, सड़कें उसके इलाके में जो डेवलपमेंट है वो बैठ रही हैं और तबाही हो रही है, गड़े पड़ रहे हैं। आप डीजी एलडीए को कह रहे हैं, वो सरबराह है ना भाई। वो तो हर 2 साल 1 साल बाद बदलते हैं। 2 चीफ इंजीनियर हैं, 3 बल्कि, एक टीपा के जो इंजीनियरिंग करते हैं, फिर इसरार सईद हैं जिनको नैब लगी थी आज चीमा के साथ, फिर वापस आए और फिर चीफ इंजीनियर लग गए, फिर वही काम। तो ये सड़कें बैठना उनकी जिम्मेदारी है। चीफ मिनिस्टर ने हर मोड़ पर जाके एक सिपाही तो नहीं खड़ा करना, उनकी जिम्मेदारी है ना। उनको पूछे, उनको क्यों नहीं पूछते, कोशिश कर सकते हैं बैठ के। आज इन्होंने मान लिया है कि भाई वो हर कोने में जाकर जो है वो चीजें नहीं देख सकती, वो इनको देख सकती हैं कि भाई काम करो जी। तो फिर पूछे ना उन्हें कि चीफ इंजीनियर साहब आ जाए इधर, ये गड्ढे क्यों पड़ रहे हैं, ये सड़कों का बेड़ा गर्क क्यों हो रहा है, ये आपकी कुताहियां क्यों हैं, क्या कमीशन लेते हो? होता है वैसे, पूछा जाता है जब भी बारिश आती है, कोई इस तरह का मामला हो जाता है कि भाई आपने तो इतने पॉन्डिंग एरियाज थे, इनको आपने क्लियर करार दे दिया था, वहां पे फिर पानी जमा हो रहा है या फिर सड़कें बैठ रही हैं, कोई एहतसाब का अमल मौजूद है इदारों में? एहतसाब का अमल जो है ये इनका सर्जिकल ऑडिट होना चाहिए। सर्जिकल ऑडिट आपको पता क्या होता है? जब मोहसिन नकवी साहब वाली टर्म यूज कर रहे हैं, ये इनका सर्जिकल ऑडिट होना चाहिए ठीक है, कि
देखिए, ये रिपोर्ट्स ठंडे कमरों में बैठ के, और आप वासा ने लाहौर में 200 कैमरे लगा दिए कि जी पानी कहाँ कहाँ खड़ा है, तो मॉनिटर कौन करता है? बंदे ही करते हैं ना, और तो नहीं को करता कि ये पानी दिखाना यहाँ से निकले। हमारी चीफ मिनिस्टर पिछले साल गई थी, तो किन से पूछा था उन्होंने? साथ कौन थे कि कितना पानी जमा है? तो पानी वहां पे मीम्स बन रही हैं, कई रोज वहां पे पानी कहाँ पर जमा है। ठीक, कई रोज वहां पे पानी, चीफ मिनिस्टर साहब वहां से चली भी गई, लेकिन कई रोज पानी जमा रहा। लेकिन जब तक एहतसाब का अमल इन जालिम और मगरूर अफसरशाही का नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर कामयाब नहीं हो सकती सूबे में। चीफ मिनिस्टर पंजाब इस वक्त जो है 8-10 लोगों पे डिपेंड कर रही है कि उन्होंने पंजाब चलाना। अब लाहौर के ये हालात हैं, तो दीगर शहरों के क्या हालात होंगे? पूरा पंजाब डूबा पर है, पूरे शहर डूबे पे, कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। यकीनी तौर पर इस वक्त पूरे पाकिस्तान की तकरीबन एक जैसी सूरत हाल है कि बारिश तो मुसलसल होती जा रही है, लेकिन बारिश को संभालना मुश्किल होकर रह गया। इसलिए मैं ब्रेक पे जाने से पहले बस आपको यही कहना चाहूँगी कि कोई भी प्लान बनाए, मौसम को मद्देनजर रखते और गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो कोई भी प्लान ना बनाएं, बल्कि अपने घरों में रहें और महफूज रहें। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे, कुछ और मज़ीद टॉपिक्स हैं, उन पर भी बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, भारत की कुछ बात कर लेते हैं। स्टूडेंट इस वक्त रोड्स पे निकले हुए हैं, और ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि भारत के नौजवान कॉकरोच इस वक्त सड़कों पे है, और उन्होंने मजबूर कर दिया है मोदी सरकार को घुटनों पे आने पे, क्योंकि आपको पता है कि ये मामला आज का नहीं है। और जो नौजवान जिस तरह से वो डट के मारे खा रहे हैं ना, और सामने खड़े हैं कि भाई जो होता है कर लो, मारना है तो मार लो, ये फ्रस्ट्रेशन, ये गुस्सा, ये लावा, ये एक दिन का नहीं है। ये मुसलसल उस जुल्म का, उस नाइंसाफ़ी का, उस सिस्टम का गुस्सा है जो कि पिछले कई सालों से फाशिस्ट मोदी सरकार की जानिब से भारत पर मुसलसल मुसल्लत की गई है। अब वो गुस्सा, वो लावा इतना पक चुका है कि वो लावा फटके जो है वो नौजवानों से बाहर निकल रहा है, और अब वो चीज़ें संभालना मुश्किल होकर रह गई हैं। पहले तो कहा गया जी ये तो गली के कीड़े हैं, और काकरोच उनको कहा गया, काकरोच जनता पार्टी बनी, और फिर उन्होंने दिखाया कि कीड़े क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद पेपर पे पेपर लीक हो रहा है, जो बेचारे बच्चे पढ़ के मर गए हैं वो ऑब्वियसली रोड्स पर निकलेंगे, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, और आप सुनने की बजाय उनको डंडे मार रहे हैं। ना सिर्फ पुलिस से डंडे पड़वा रहे हैं, बल्कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट, आपकी फौज भी आपके साथ मिल गई है। और अब पहले हमने देखा कि अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, उनकी सपोर्ट करने के लिए प्रियंका गांधी एंड राहुल गांधी बाहर आते हैं, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब क्या हुआ है? अब जी बॉलीवुड बीच में आ गया है। जो बड़े बड़े स्टार्स हैं ना, वो सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, और वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार फाशिस्ट हुकूमत है और ये नौजवानों को गलत इस्तेमाल कर रही है। सलमान खान है, आलिया भट्ट है, नसीरुद्दीन शाह, आपने देखा कि ये तमाम लोग जो हैं वो स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर वो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, रोड्स पर निकल रहे हैं, तो ये उनका जायज़ हक है। उनको डंडे नहीं पड़ने चाहिए, उनको मारे नहीं पड़नी चाहिए। स्टूडेंट है भाई, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के, कोई उनके पास डंडे सोटे कोई चीज़ नहीं है। लेकिन एक तरफ हुकूमत की पूरी फोर्स है जो आप उनको मुंतशिर करने में लगाते जा रहे हैं। मोदी सरकार तो खैर घुटनों पे आ गई है, और अभी ये मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। आने वाले दिनों में बहुत कुछ और देखेंगे आप। इसी पे बात करेंगे। डॉक्टर बिलाल शफीक हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर बिलाल शफीक, श्रीलंका को हमें नहीं भूलना चाहिए, बांग्लादेश को हमें नहीं भूलना चाहिए, और अब भारत में जिस तरह से फसादात हो रहे हैं स्टूडेंट के साथ, मोदी सरकार को समझ नहीं आ रही कि नौजवानों को नहीं छेड़ा जा सकता आज के दौर में। देखिए जी, यूथ किसी भी मुल्क की सबसे ज्यादा पॉपुलर फोर्स भी होती है और पावरफुल फोर्स भी होती है। यानी एक तरफ ये मकबूल भी होती है और दूसरी तरफ ये ताकतवर भी होती है, क्योंकि जवान खून होता है, तो ये अपनी बात किसी भी तरीके से मनवा सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे आपने साउथ एशिया के कुछ ममालिक का तस्करा किया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। अब भारत में भी जो भारतीय यूथ है, बेसिकली तो मामला एक एजुकेशन सिस्टम से शुरू हुआ कि एजुकेशन रिफॉर्म्स आने चाहिए। ये जो पेपर लीक्स हो जाते हैं, बिल्कुल जो मेडिकल टेस्ट है, जैसे जिसको इंटरेस्ट होती है, जो लोग डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, ओवरऑल जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर जो लूप्स थे, अगर मोदी सरकार उस वक्त ये बात मान लेती और उनका जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको या तो उनकी सर्जरी करती या उनको रिजाइन करने पर मजबूर कर देती। इससे आपने बड़ी अच्छी बात की कि लोग तैयारी करते हैं, अपनी जिंदगी का एक मेजर
टाइम देते हैं, अपनी जिंदगी देते हैं, अपने बड़ों की कमाई पे होती है कि हम कुछ बने, लेकिन तैयारी करता कोई है, नंबर कोई ले जाता है और सीट पे दाखिला किसी को हो जाता है। अच्छा, हुआ क्या है? हुआ ये है कि मोदी सरकार इस वक्त ना ताकत के नशे में है। पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूँ, नॉट इन टर्म्स ऑफ मिलिटरी, क्योंकि 2014 से अब तक उनको बड़ा बूस्ट आया, तीसरी मर्तबा वो मुंतखब हो चुके हैं। और भारत में जो मोदी को अपनी पावर नजर आती थी, वो आती थी जो इंतहा पसंद हिंदू हैं। अब आप देखें कि जो पिछले इलेक्शन थे, यानी ये प्रीवियस की मैं बात नहीं कर रहा, इससे पिछले, उसमें मोदी जब आए तो उन्होंने अलायंस बनाया, यानी उसमें मोदी बैसाखियों के सहारे है। और इस दफा जब नरेंद्र मोदी आए तो बड़ी ताकत के साथ आए, यानी उनको एज सच कोई अभी जो हाल ही में ये जो स्टेट इलेक्शन हुए, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, कि नजर ही नहीं आया कि मोदी की पॉपुलैरिटी को कोई डेंट पड़ा है। तो अब इन स्टेट इलेक्शंस की वजह से मोदी का दिमाग हवाओं में था, उसको ये लग रहा था वो इतना पॉपुलर है, ये 8, 10, 15, 20 हजार जो स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली में जंतर मंतर एक जगह उनकी एक हिस्टोरिकल प्लेस है जहां लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर ये जो एहतजाज कर रहे हैं, अब जब स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल इनके खिलाफ करेंगे ये चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ, उनके सामने एक यूथ खड़ी है। यूथ वो है जिन्होंने अपनी जिंदगी का सब कुछ जब स्टेक पे लगा देते हैं तो वो क्यों पीछे हटेंगे। और सबसे बढ़कर किसी भी मसले का हल, चाहे कोई भी मुल्क हो, फोर्स नहीं होता। फोर्स आप एक हद तक यूज करते हो, या तब तक आप यूज करते हो जब तक जो आपके राइवल्स होते हैं वो अनड्यू डिमांड्स करते हैं। जब उनकी डिमांड ही एजुकेशनल रिफॉर्म्स थी, जब उनकी डिमांड ही वो कल्प्रिट्स जिन्होंने पेपर लीक्स किए, या वो वजीर उनके तालीम जो थे, जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, जो उनसे ब्लंडर हुए, अगर इस मामले को उस वक्त ठीक कर लिया जाता तो मेरा ख्याल है हालात इस नहज पे ना पहुंचते। इनका मजाक उड़ाया गया, जैसे अभी कॉकरोच पार्टी की आपको शायद हिस्ट्री मालूम होगी, बल्कि यकीनन मालूम होगी कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने यूथ को डिग्रेड किया। उन्होंने कहा ये जो बेरोजगार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी बात का जिस्ट ये मफहूम ये था कि ये जो कभी सहाफत में आ जाते, कभी माइक उठा लेते हैं, या किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाते, उसके बाद बेरोजगारी इनके पास होती, करने को कुछ नहीं होता, दे आर लाइक अ कॉकरोच, ये कॉकरोच की तरह है। तो वहां से फिर एक मूवमेंट उठी, गूगल में लोगों जो इनके लीडर है वो अभिजीत दीपक है गालबन, जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, वी हैव टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट एंड द पॉलिटिकल पार्टी। जो सीजेपी है ना, इन्होंने एज ए टॉन्ट, जिस तरह बीजेपी है भारतीय जनता पार्टी जी, इसी तरह उस बंदे ने अभिजीत दीपक ने एज ए टॉन्ट के तौर पे बिल्कुल काकरोच जनता पार्टी बनाई। सही, हाँ जी, कांग्रेस जनता पार्टी। तो कहने का मकसद है इसको मिस हैंडल किया गया, ताकत का नशा था, यूथ को इजी लिया गया। मोदी जो थे उन्होंने अपने खित्ते में जिनके साथ उनकी बॉर्डरिंग स्टेट है, पाकिस्तान के तो 3 ममालिक के साथ बॉर्डरिंग स्टेट है ना, जो जो साउथ एशिया में आते हैं, अफगानिस्तान और एक इंडिया। लेकिन मोदी तो बांग्लादेश के साथ भी उनकी बॉर्डर है, नेपाल के साथ भी उनकी बॉर्डर है, श्रीलंका के साथ भी उनकी बॉर्डर है। तो उन्हें ज्यादा लेसन लेना चाहिए था कि भारतीय यूथ जो है, rather than addressing their grievances और उनको बेहतर करते हैं, उन्होंने इनके पे क्रश किया। लेकिन अभी चंद घंटे पहले आपके इल्म में होगा, मोदी ने एक ट्वीट कर दी है, इट शोज अंडर कि ही इज इन अंडर डिप्रेशन, अंडर शेयर फ्रस्ट्रेशन, ये अंडर शेयर प्रेशर। उसमें उन्होंने कहा कि जी यूथ हमारा सरमाया है, वही यूथ जिसको आप चुपेरे मारते रहे, वही यूथ जिसको आप क्रश करते रहे, वही यूथ जिसको आप कई हफ्तों से जलीलो ख्वार करते रहे। जब मोदी को अंदाजा हो गया कि बॉलीवुड तो खैर मेरी नजर में इतना मैटर नहीं करता, ऑपोजिशन कूद पड़ी, इंटरनेशनल मीडिया इसको कवरेज दे रहा है और ये पीछे नहीं हट रहे। डॉक्टर बिलाल शफीक, अगर आपने कहा कि जो बॉलीवुड है वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा, लेकिन आप ये देखें कि बहुत सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी इस वक्त बाहर आ गए हैं। ऑपोजिशन लीडर की आपने बात की, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो रोड्स पे आ गए। उससे पहले जो उनके एक सामाजिक कारकुन है जो कि हंगर स्ट्राइक पे थे और कितने दिन से अभी वो हॉस्पिटल में,
वांगचिक समथिंग उनका नेम है, वो रोड्स पे निकल आए, यानी वो जो सोशल वर्क का एक तबका है वो भी रिप्रेजेंटेशन हो गई, फिर ऑपोजिशन की रिप्रेजेंटेशन हो गई, फिर जो स्टार्स हैं ऑब्वियसली इनका बहुत बड़ा एक फैन फॉलोइंग होती है, इम्पैक्ट होता है, यानी मुख्तलिफ सेगमेंट्स मिल गए हैं। और कितना बड़ा ये प्रेशर डेवलप हो गया है कि मोदी सरकार जो है वो कितनी फाशिस्ट हुकूमत है कि तमाम लोग जो है वो मुखालफत में खड़े हो गए हैं। देखिए स्टार तब कूदे ना जब एक पूरा माहौल बन गया, मैं इस सेंस में कह रही हूँ। देखिए असल तो भारत जो है ना, हम उस पर जितनी मर्जी तनकीद करें, डेमोक्रेसी एग्जिस्ट है, वहां पर डेमोक्रेसी तो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब वो डेमोक्रेसी की ताकत में जो लास्ट स्टेट इलेक्शन हुए उसमें जरा मोदी जो है उसको लगता है कि शायद मेरा कोई पैरेलल नहीं है, मेरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए वो ऑटो डिक्टेटर बन गया है, टोटलिटेरियन रजीम अब उसको डेमोस्ट्रेट अपने आप को कर रही है, तो वो तो मैटर करता है। लेकिन ये पूरा माहौल बना जब उन्होंने देखा वो सोना माचुक जिनका लद्दाख से ताल्लुक है, उन्होंने हंगर स्ट्राइक की, उन पर इन्होंने तशद्दुद किया, इंडियन फोर्स ने, इंडियन आर्मी ने, इंडियन जो दिल्ली पुलिस ने, उनको जबरदस्ती हॉस्पिटल लेके जाया गया। फिर उन्होंने देखा कि ये जो है कॉकरोच जनता पार्टी ये एंटर हो गई, और सबसे बढ़कर जो कई हफ्तों से यहाँ की यूथ पर स्टेट मशीनरी इस्तेमाल की गई, उन पर तमाम ब्रूटैलिटी, यानी जिसे कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड ब्रूटैलिटी का जब इस्तेमाल हुआ और वो पीछे नहीं हटे, तो अब मोदी के पास देखें, अब मोदी कहीं ये किसी काछुपुरे में नहीं हो रहा, ये कहीं मद्रास में नहीं हो रहा, गोवा में नहीं हो रहा, ये दारुल हुकूमत में हो रहा है, ये दिल्ली में हो रहा है। हाँ, दिल्ली में होने का मतलब है कि वहां पर डिप्लोमेटिक इनक्लेव्स हैं, दिल्ली में होने का मतलब है कि पूरी की पूरी जो स्टेट मशीनरी है वो अब डिस्टर्ब हो चुकी है। तो मोदी को अब इस गलती का एहसास हो चुका है कि डिस्पाइट यूजिंग ऑल मेथड्स ऑफ स्टेट ब्रूटैलिटी, अब ये वापस नहीं जा रहे, तो मुझे सरेंडर करना पड़ेगा। डॉक्टर बिलाल शफीक, अगर ये कहा जाए कि मोदी सरकार के दिमाग से थोड़ी देर के लिए ताकत का नशा स्टूडेंट ने उतार दिया है, तो क्या ये गलत होगा कि उनको एहसास हो गया कि भाई ताकत से मामला नहीं चलना, ये स्टूडेंट हैं, ये यंग ब्लड है, ये पूरी दुनिया देखते हैं, ये डिजिटल दौर है, ये रवायती सियासत अब नहीं चलेगी आपकी। बिल्कुल, ट्वीट आप पढ़े ना, वो एक तरह से उसने माफी नहीं मांगी, उसने कहा जी ये हमारा सरमाया है, ये हमारे लिए बड़े कीमती लोग हैं, हम इनको बड़ा सपोर्ट करते हैं, जिसने भी ये पेपर लीक आउट करने में या ये जो ब्लंडर किया उसको निशाने इबरत बना दिया जाएगा। उसकी ट्वीट ये इंडिकेट कर रही है कि वो सरेंडर कर चुका है, सिर्फ माफी नहीं मांग रहा। सही। ये मैं बात वही पूरी करने लगा था। अब अगर यहाँ पर ओपोजिशन स्मार्टली खेल गई, जिस तरह कल वो जो थी उनके वो राहुल गांधी और उनकी सिस्टर, ठीक है जी, उनको जिस तरह पुलिस ने हरास किया, उनको फिजिकली अब्यूज किया, उनको डिटेन किया, अगर भारतीय ओपोजिशन इस मौके पर स्मार्टली प्ले कर गई तो ये मोदी के लिए भी आप ये कह सकते हैं में फेस दी म्यूजिक। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी गवर्नमेंट बच जाएगी, लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि जब एक बंदा अपनी गलती मान लेगा, वो एजुकेशन मिनिस्टर्स को या जो लोग भी कल्प्रिट हैं, उसकी ट्वीट ने इंडिकेट कर दिया कि आने वाले घंटों में कुछ ना कुछ लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा, डॉक्टर बिलाल, कुछ लोगों की बलि चढ़ाई जाएगी। डॉक्टर बिलाल, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट बचेगी, मगर एक बात क्लियर हो गई है कि यूथ के आगे मोदी गवर्नमेंट स्टैंड्स नोवेयर। अच्छा डॉक्टर बिलाल, ये भी बताइएगा, आपने कहा कि हो सकता है कि कुछ अक्लमंदी के स्टेप्स लिए जाएं और अपनी गवर्नमेंट को बचा लिया जाए, कुछ कुर्बानियां, कुछ बलियां दे दी जाएं। चले, अभी तो गवर्नमेंट बचा ली जाती है, अभी तो कुछ सेटल डाउन कर लिया जाता है मामला, लेकिन जो आने वाले इलेक्शन है उसमें कितना बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि ये वही यूथ है जिनमें बहुत बड़ी तादाद वोटर्स की भी है और ये इनके ही घर वाले हैं, इनकी ही फैमिलीज हैं। जब वो वोट नहीं करेंगे तो मोदी सरकार कहाँ पर बाकी रह जाएगी? देखिए, इसमें मोदी को एक एड जरूर जाता है। देखिए ठीक है, मोदी से आपको भी नफरत है, मुझे भी नफरत है, इस वजह से नहीं कि वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इस वजह से कि उसके पास इंसानियत नहीं है। चाहे क्रिश्चियन जोन, यानी जितने भी नॉन हिंदूज हैं उनके लिए वो एक जिस तरह मैं एक बात नहीं कहना चाहता, वो एक होते हैं शशि थरूर, जो ये 6-9 मई के बाद पूरी दुनिया में मोदी की वो शो का सफारतकारी करते रहे, आप उनका क्लिप गूगल कर लें। उन्होंने कहा कि मोदी के इंडिया में 2 लोग हैं, एक है रामजादे और दूसरे हैं हे रे अली फरा
मी जाल अलविजा दालिए दिन, मैं वो गाली नहीं देना चाह रहा, यानी जो रामजादे नहीं है वो इलीगल है। इस तरह का घटिया आदमी जब इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होगा माइनॉरिटीज तो के लिए बहुत नफरत है। मैं आपको आने लगूं, मैं उस बात पे आने लगूं। आपने भी ये बात की है कि ये उसको कितना आने वाले इलेक्शन में ये उसको कितना डेंट पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमिकली मोदी अपनी गवर्नमेंट को टफ टाइम नहीं दे रहा। सही। हमेशा दुनिया में जितने भी रेवोल्यूशन आते हैं, जितने भी इंकलाब आते हैं, लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर आप ईरानियन रेवोल्यूशन तक देख लें, फिर ये जो साउथ एशिया में जो कुछ हुआ या जहां भी लोग बाहर हैं, उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है रशियन रेवोल्यूशन, ये जो बोल्शेविक लाए थे, फिर चाइनीज रेवोल्यूशन, ये जो माओ जेडुंग लाया, ये सारे रेवोल्यूशन में कहीं ना कहीं इकोनॉमी वाज वन ऑफ द फंडामेंटल पिलर्स। लेकिन इंडिया में आप देखें महंगाई का फैक्टर इतना नहीं है, इस वजह से मुझे लगता है ये एक्ट का मोदी को फायदा हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई बहुत सीरियस डेंट पड़ेगा। अब आप देखें ओवर द लास्ट 4 और 5 डेज इंडिया में पेट्रोल की प्राइसेस 1% ही बढ़ी, और अगर आप जब से ईरान अमेरिका जंग शुरू हुई है तब भी देखें कोई 2-3 रुपए या मैक्सिमम 4-5 रुपए बढ़ी होगी। वैसे मैं 3 कहता हूँ, लेकिन मैं फिर भी थोड़े से ग्रेस मार्क्स दे दे तो ये स्पेस दे दे तो 4 या 5 रुपए बढ़ी होगी। तो मईशत उन्होंने कुछ हद तक कंट्रोल कर रखी है। ठीक है डॉक्टर बिलाल बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। आपका तज्जिया हम तक पहुंच गया है, देखने वालों ने बिल्कुल जो है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सुन लिया है कि किस तरह से आपको लगता है कि हो सकता है आने वाले वक्त में इतना बड़ा फ़र्क ना पड़े, लेकिन उसके बावजूद जो सिखों के साथ वहाँ पर होता है, जो मुसलमानों के साथ होता है, जो इंसानियत से गिरा हुआ सलूक माइनॉरिटीज़ के साथ किया जाता है, अब वो ज़माना नहीं है। अब डिजिटल दौर है, अब हर चीज़ जो है वो सामने आती है, और आज का नौजवान, आज का जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गया है और उसे पता है कि ठीक क्या है और गलत क्या है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, कुछ वापस आएंगे, कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं उन पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के हवाले से जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान में बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक समझा जाता है। माजी में भी इस टॉपिक के हवाले से बहुत बार बात हुई है, लेकिन डरते डरते ही हुकूमतें भी इस मामले पे बात करती हैं। अब मामला क्या है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं जी, उनके ज़ेर सदारत मुल्क में बहबूद आबादी के हवाले से एक जायज़ा इजलास हुआ है, जिसमें जैसे ही उनको फाइंडिंग्स उनके सामने आई हैं कि कितनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, हमारे पास वसाइल क्या हैं, हमारे पास एक रोटी खाने को है तो चलें वो 4 तो खाएं, वो 10 खाने के लिए मौजूद हैं तो फिर एक रोटी से 10 लोगों को क्या ही हिस्सा मिलेगा। तो वज़ीर आज़म ने नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इजलास जल्द अज जल्द बुलाने की हिदायत कर दी है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आबादी में तवाज़ुन ही पायदार कौमी तरक्की का ज़ामिन हो सकती है, ज़मानत हो सकती है। बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के लिए मौसर अवामी आगाही होनी चाहिए। और साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने जो इजलास बुलाया है उसमें ये कहा जा रहा है कि इस वक्त तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान के तमाम बल्कि मैक्सिमम जो मसाइल हैं ना सिर्फ उनकी जड़ है बल्कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जब भी इस बारे में बात की जाती है, आबादी को कंट्रोल करने की बात की जाती है, तो हमारा एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी है, हमारे उलमाए कराम का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कहीं ना कहीं जो है वो एक पेज पे जब नहीं आते तो फिर चीज़ें इसी तरह से छोड़ दी जाती हैं और आबादी बढ़ती चली जाती है। बात करेंगे जी, हमारे साथ मरियम शब्बीर अब्बासी साहिबा हैं जो कि माहिर माहौलियात हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अरसलान फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। मरियम शब्बीर साहिबा, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी कि इस वक्त माहौलियात के हवाले से, मौसमियाती तग़य्युरात के हवाले से पाकिस्तान बदकिस्मत मुल्क है कि हम सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, हालांकि हमारा हिस्सा इतना ज़्यादा नहीं है। आबादी का बढ़ाव कितना बड़ा प्रॉब्लम है इस सारी सूरत हाल में? जी देखिए, हमें लगता ये है कि शायद आबादी का उस तरह से ताल्लुक जो है वो माहौलियात के साथ नहीं होता है, लेकिन अगर आप देखें तो ये जो रूट कॉज आपकी काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की है उसका आबादी से ही लेना देना है। आप देखें कि ये बात दुरुस्त है कि आलमी सतह पर हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज है वो 1% से कम है, लेकिन अगर आप देखें जो सिचुएशन है आबादी की वो किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करती है, कुछ हमारे जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपके कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन में। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, ये होता कैसे कि जैसे आबादी बढ़ती है तो आप देखेंगे ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसमें ज़मीन
है आपकी, एग्रीकल्चर जो ज़रात हमारी होनी है, इसके अलावा जो हमारा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं, जो आपके दरियाओं का पानी है, ये सारे, और साथ ही साथ जो हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, ये सारे इसके ऊपर जो है वो प्रेशर बढ़ता है। आप देखें कि जब पाकिस्तान 1947 में बना था तो आबादी कहाँ थी, और आज देखें कि आबादी कहाँ है। पाकिस्तान जो है वो दुनिया का 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और बहुत तेजी के साथ पाकिस्तान में जो है वो आबादी बढ़ रही है। तो माहौलियात जो है, आप देखें कि एक जो इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट जिसे हम कहते हैं, एक जो इंसान होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं या आप कोई एक टी शर्ट खरीदते हैं, तो हमें लगता है कि एक टी शर्ट है, इसके ऊपर माहौल का क्या ही असर होगा, लेकिन एक टी शर्ट को प्रोड्यूस करने में आपका 100 से 200 लीटर से ऊपर जो है वो आपका पानी जाया होता है। तो आप देखें कि हम जो है वो कंजम्पशन, हमारी जो हमारी लाइफस्टाइल की कंजम्पशन होती है वो सस्टेनेबल नहीं है। कंजम्पशन में आपकी क्या क्या चीजें होती हैं, आप देखें कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स, खासतौर पर जो फोन चेंज करने का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, हर साल यंगस्टर्स खासतौर पर बहुत चेंज करते हैं। फिर जो हम हर साल जो शॉपिंग है, हमारे जो शॉपिंग स्टाइल्स हैं, कपड़ों की शॉपिंग जिसे बोलते हैं, वो है। फिर घरों में जो टीवी और जो फर्नीचर हम जो है वो रिप्लेस करते हैं। तो हमारे यहाँ जो सेकेंड हैंड क्लोथिंग है वो 2 होती है, हमारे यहाँ उसका ट्रेंड है। कुछ लोग जो है वो लोग वहां से जाके खरीदते हैं, लेकिन एक टैबू है। तो हमारे यहाँ कहना ये चाह रही हूँ कि जो रिसाइकलिंग का मैकेनिज्म है, जो रीयूज का मैकेनिज्म है, कोई बहुत अच्छा नहीं है, कोई मार्केट्स बहुत अच्छी नहीं है, सोशली भी टैबू है, और वैसे भी इनिशिएटिव्स बहुत कम आपको शहरों में देखने को मिलते हैं जिसमें आपके जो है वो सेकेंड हैंड क्लोथिंग, जिसको हम हर साल जो हम कपड़े बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं और इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको किस तरह से रीयूज करें। ये तो कपड़ों की बात होगी। साथ ही साथ आप देखें कि आबादियां जैसे ही बढ़ती हैं, उनको केटर करने के लिए घर की जरूरत होती है, तो कंस्ट्रक्शन आपकी उसी तरह से बढ़ती है। कंस्ट्रक्शन फिर बढ़ती है तो आपकी जो हम एसी लगाते हैं, फैंस लगाते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है वो भी हमें उसी तरह से रिक्वायर्ड होती है। फिर इसी तरह देखें कि जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज इन आबादी को केटर करने के लिए होती हैं, उसमें फिर हम ग्रीन कवर रिमूव करते हैं, तो हमारी जो पॉलिसीज हैं, जो गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स हैं, वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो आपका डिफॉरेस्टेशन जंगलों में होता है, आपके जो ग्रीन कवर रिमूवल होता है आपका शहरों में होता है, फिर बरसाती नालों के ऊपर आपकी आबादियां बस जाती हैं, हाउसिंग सोसाइटीज आपकी बरसाती नालों के ऊपर हैं। तो बहुत गंभीर किस्म का जो रिलेशनशिप है आपका आबादी बढ़ने के साथ साथ आपका जो माहौलियात के साथ है, वो बहुत डायरेक्ट आपका ताल्लुक है, और जो कि पॉलिसीज में इस वक्त मिसिंग है। ठीक है, पॉलिसी पर आपने क्वेश्चन मार्क लगाया है। मैं आपकी तरफ मरियम साहिबा वापस भी आऊँगी, अरसलान साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे ये बताइएगा, आबादी पाकिस्तान का इस वक्त कितना बड़ा मसला बन चुका है, ये कितना सेंसिटिव टॉपिक है? क्योंकि माजी में भी हमने कई बार देखा कि गवर्नमेंट्स की जानिब से बात तो की जाती है, प्लान भी सामने लाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे उलमाए कराम है, गवर्नमेंट से क्लैश आता है और मामले को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। बहुत शुक्रिया सिद्रा, आपने याद किया। पाकिस्तान में आबादी का मसला जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है। इस कदर गंभीर है, इस वक्त दुनिया की आबादी 8 अरब से तजावज कर चुकी है, और पाकिस्तान की जो एनुअल ग्रोथ है आबादी की वो 1.282% से 2.55% एनुअली ग्रोथ कर रही है। सही। और जबकि पाकिस्तान में रिसोर्सेज जो है वो मुसलसल कम हो रहे हैं। मुसलसल रिसोर्सेज के कम होने से अब हुकूमत को चाहिए कि वो पॉलिसीज इस एतबार से बनाए कि आबादी को बढ़ने से कंट्रोल किया जा सके। मैं आपके सामने एक खबर रखने लगा हूं जो कि गुज़िश्ता दिनों डॉन के अंदर छपी, जिसके ऊपर मैं समझता हूं कि बात होनी चाहिए। एक हेडलाइन थी कि हुकूमत ने, मैं उर्दू को तर्जमा करके आपको बता रहा हूं कि हुकूमत ने आबादी कंट्रोल करने के लिए फील्ड मार्शल से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। अब ये क्या हमारी हुकूमत है जो फील्ड मार्शल से आबादी कंट्रोल करने के लिए उम्मीदें वाबस्ता कर रही है? ये डॉन की खबर है। सही। अब फील्ड मार्शल इस मामले में क्या किरदार अदा करेंगे? क्या ये हुकूमतें जो अवामी मैंडेट तो पता नहीं लेकर आती हैं कि नहीं लेकर आती, हमारे यहाँ ऐसा ट्रेंड तो नहीं है कि अवामी मैंडेट की बुनियाद पर हुकूमतें बनाई जाएं, लेकिन ये हुकूमतें जिनके आने पर क्वेश्चन मार्क रहता है, वो ऐसी पॉलिसीज भी तश्कील नहीं दे सकती जिससे पाकिस्तान के जो हकीकी मसाइल हैं उनका हल मुमकिन हो सके। पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई आबादी की वजह से रिसोर्सेज इतनी तेजी से कम हो रहे हैं कि आने वाली नई नस्लें जो हैं वो 2050 तक, आपको मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान की आबादी 38 करोड़ से तजावज कर सकती है। तो अगर आज पाकिस्तान ने
ऐसी पाकिस्तान की हुकूमत ने बिलखुसूस ऐसी पॉलिसीज तश्कील ना दी जिससे आबादी के बढ़ते हुए आबादी के रुझान को कंट्रोल किया। जैसे बेसिकली ये क्या है, ये अवेयरनेस क्रिएट करना है, और इसको अगर आप दीन के पहलू से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि दीन इसके अंदर बहुत वाज़ेह है कि अल्लाह ताला ने जो आपको औलाद दी है, वो औलाद चाहे वो एक बच्चा है या दो बच्चे हैं, वो जितनी भी औलाद है उस औलाद की बेहतर तरबियत के ऊपर फोकस किया जाए, ना कि उसके अंदर इजाफा जो है वो इंसान की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ उलमा कराम इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन बात खुलकर होनी चाहिए इस पहलू के ऊपर भी कि क्या दीन हमें ये कहता है कि बच्चे पैदा किए चले जाओ लेकिन उनके लिए रिसोर्सेज ना हो, घर के अंदर घर का माहौल ऐसा ना हो कि आपके एक कमरे का घर है और उसमें 8 बच्चे रह रहे हैं, 2 मियाँ बीवी रहते हैं और कोई तीसरा और इसके अलावा कोई और फर्द मेहमान आ जाए तो उसके बैठने की जगह ना हो, आपके पास 2 वक्त खाने की रोटी ना हो, अच्छा मीठा ठंडा पानी ना हो आपके पास, और आप बच्चे पैदा किए जाएं, तो दीन ऐसा नहीं कहता। ये दीन की एक गलत तशरीह है जो उर्फ आम के अंदर इस वक्त जो है वो मौजूद है। मैं समझता हूँ कि दीन भी ये कहता है कि औलाद की अच्छी तरबियत करना माँ बाप के ऊपर फर्ज है। तो जो औलाद आपके पास मौजूद है, वो चाहे एक बच्चा या 2 बच्चा, उनकी अच्छी तरबियत कर लें, उसमें इजाफा जो है वो जरूरी नहीं है। पाकिस्तान के हालात इसलिए हैं। जी डॉक्टर अरसलान साहब, बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है कि हमें दीन भी इस चीज़ की तरगीब देता है कि जितने आपके रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक आपके बच्चे होंगे, ऑब्वियसली फिर ही आप उनकी अच्छी तरबियत कर सकेंगे। मरियम साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आप पॉलिसीज़ की बात कर रही थी। हम लोग जब भी बात करते हैं रिसोर्सेज के हवाले से, हम कहते हैं कि हम लोग तो ऐसा मुल्क है जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने कमाल कर दिया है, हमारे पास इतने हैं। ये बताइए कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है या फिर हमारे पास पुअर मैनेजमेंट है, हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे? जी देखिए, इट्स काइंड ऑफ मिक्स ऑफ बोथ। आप देखें कि हमारे पास जो सिर्फ मैं पानी की एग्जांपल आपको दूं तो पूरे साल में कभी हमारे पास टू मच पानी होता है यानी कि फ्लडिंग होती है, और कभी हमारे पास टू लिटिल पानी होता है यानी कि वाटर स्कैर्सिटी होती है। तो ये मैनेजमेंट का, पानी के एंगल से खासतौर पर देखें तो मैनेजमेंट का मसला है। आप जो है वो चेक डैम्स बनाएं, आप जो है वो जो ग्राउंड वाटर है उसको रेगुलेट करें, क्योंकि ग्राउंड वाटर से जितने भी जाती जमीन पे जिसका भी खासतौर पर किसान का पानी होता है, बहुत पानी जाया होता है जो हमारी कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उसमें। फिर इसी तरह आप देखें कि एफॉरेस्टेशन या डिफॉरेस्टेशन की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान का एशिया में सबसे ज्यादा है। तो हमारे पास रिसोर्स तो है कि हमारे पास पहाड़ हैं, उनके ऊपर जो है वो होनी चाहिए वेजिटेशन, ग्रीन कवर होना चाहिए, लेकिन जो पॉलिसीज हमारे पास मौजूद हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। आपका टिम्बर माफिया बहुत एक्टिव होता है, उसको बहुत काटता और बेचते हैं, और इसमें इवन हुकूमतें भी इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि आप देखें कि 10 बिलियन ट्री सुनामी और बिलियन ट्री सुनामी जैसे प्रोजेक्ट थे, ये गवर्नमेंट्स ने प्लेस किए, लेकिन उन्हीं लोगों को जो टिम्बर माफियाज हैं उनको गवर्नमेंट्स ही बैक कर रही होती हैं और उनको कंट्रोल नहीं कर रही होती हैं। अभी सैलाबी रेले आपके होते हैं तो उसमें आप देखें कि बहुत ज्यादा आपको लकड़ी के जो है वो बड़े बड़े जो है वो चंक्स जो है वो लकड़ी के आपको हाँ बिल्कुल, लॉग्स जो होते हैं वो एक काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म इनका फ्लडिंग के दौरान बन जाता है। कुछ केसेस में आपके जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी नहीं है। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि आबादी बढ़ने की वजह से आप देखें कि जो घर हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि हर बंदे को अपना घर चाहिए, तो एक काफ़ी ज़्यादा बच्चे अगर होते हैं तो आपको ज़्यादा घर लेने पड़ते हैं एडजस्ट करने के लिए, तो उसमें फिर आपकी ज़मीन वक्त के साथ साथ उसमें ग्रीन कवर कम होता जा रहा है और कॉन्क्रीट और ग्रे कवर आपका बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर रिसोर्स की कमी है। फिर इसी तरह आप देखें कि जो हमारे पास कुछ और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसमें मदनियात भी नेचुरल रिसोर्सेज में आपकी आती हैं, ये जिसमें हमारे पास मैं कहूँगी कि टेक्नोलॉजी नहीं है, और हमने जो है वो अपने कीमती मदनियात उठा के जो है वो यूएस को प्रोजेक्ट साइन करके दे दिए हुए हैं। तो कुछ हमारे जो तरजीहात हैं वो भी थोड़ी सी अलाइन नहीं है अपने लोगों के नीड्स के मुताबिक। फिर आप कुछ चीज़ों में देखें कि जैसे वेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि फिशरीज उससे बहुत स्ट्रांगली लिंक होती है, जो लोगों का सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, तो उसमें आप देखें कि उसमें अगेन गवर्नेंस के प्रॉब्लम आपका आता है, और कुछ लोगों का जो सिविक सेंस है उसकी कमी भी हमें नजर आती है, कि जैसे बरसाती नाले या दरियाओं में आपका सनतों का फुजला होता है, आपका हॉस्पिटल वेस्ट डाला हुआ है होते हैं। तो ये मैनेजमेंट का ज्यादा मसला है, और कुछ आपका वक्त के साथ साथ जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज की कमी भी होती जा रही है, क्योंकि आपकी आबादियां बढ़ रही हैं और हम उनकी जरूरियात को उस तरह से पूरा नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अरसलान आपकी तरफ आऊंगी। ये टिम्बर माफिया का हवाला इन्होंने दिया है। पाकिस्तान में कितने माफियाज हैं? शुगर माफिया, आटा माफिया, टिम्बर माफिया,
लैंड माफिया, ग्रीन कवर कम होता जा रहा है पाकिस्तान का, आबादी बढ़ती जा रही है। और दूसरा ये भी मैं साथ ही सवाल आपके सामने रखना चाहूँगी कि नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल कितनी इफेक्टिव हो सकती है? सिद्रा, पाकिस्तान के अंदर हर रोज हर मसले के ऊपर ना सिर्फ इजलास बुलाया जाता है और उस इजलास के अंदर ये बात की जाती है कि पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और उनको कंट्रोल करना है। तो इजलास तो पाकिस्तान की हुकूमतों को बहुत अच्छा खेलना आता है और इसके अंदर ये माहिर हैं। अब बात ये है कि उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होती है या नहीं होती। पाकिस्तान के मसाइल आज जब से पाकिस्तान बना है 14 अगस्त 1947 से ऑनवर्ड आज तक वो बढ़ते जा रहे हैं। उनके ऊपर हर आने वाले हुक्मरान की बात आप सुने तो हर आने वाला हुक्मरान कहता है कि पाकिस्तान इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। मैं आपको मुशर्रफ दौर की बात याद करवा दूं, मैं आपको नवाज शरीफ दौर की बात याद करवा दूं, जरदारी साहब आए, बेनजीर साहब आई या अयूब खान या ज़ियाउल हक या कोई भी आया तो उन्होंने आके कहा कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो पाकिस्तान का नाजुक दौर तो न जाने कब खत्म होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही है जो पाकिस्तान का नाजुक दौर खत्म करे। इन हुक्मरानों से तो अवाम को कोई तवक्को नहीं है। बाकी रहेगी बात की इजलास तो बहुत करते हैं ये, और इसके ऊपर भी इजलास इन्होंने किया है और इसमें अहदाफ मुकर्रर किए हैं और ये हर आने वाली हुकूमत करती है कि हमने आबादी को कंट्रोल करना है, लेकिन आबादी को कंट्रोल करने के लिए कोई इनके पास सॉलिड मैकेनिज्म नहीं है। दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान की आबादी जो है जिस एतबार से बढ़ रही है मैं समझता हूं, और हमारे पास जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा R&D की जरूरत है। जितना हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, हमारी हुकूमतें फोकस करेंगी, उतना पाकिस्तान के मसाइल जो है उनको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, टाइम की थोड़ी सी किल्लत है। मरियम शब्बीर साहिबा, आपका मैं लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी कि बीइंग अ फीमेल, मुझे ये बताइए कि माशरा किस हद तक एक खातून को इजाज़त देता है या फिर माशरा किस हद तक सपोर्ट करता है कि अगर कोई खातून भी चाहे कि मेरे इतने बच्चे होने चाहिए या फिर इतने नहीं। माशरती पहलू पे बात कीजिएगा, हुकूमती नाअहली और साथ ही साथ माशरती दबाव के हवाले से हमें बताइएगा। 2 मिनट है, कोशिश कीजिएगा कि इसमें वाइंड अप कर लें। जी बिल्कुल, जहाँ तक देखें कि ये फैमिली साइज के डिसीजन की बात होती है, हमारे पास जो मेरा फील्ड का एक्सपीरियंस है वो यही है कि ज़्यादातर ख़वातीन के पास जो है वो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। अगर ये खातून आज के दौर में डिसाइड करती है कि उसको एक बच्चा करना है या बच्चा करना ही नहीं है, उसके ऊपर सोशल प्रेशर इतना डाला जाता है, उसका मजाक इतना बनाया जाता है कि मतलब ये एक पर्सनल डिसीजन होता है हस्बैंड और वाइफ का कि उनको कितने बच्चे करने हैं अपने रिसोर्सेज और समझ के मुताबिक। आजकल की ख़वातीन कैरियर ओरिएंटेड है, इवन उनके लिए भी प्रॉब्लम है। आप ये देखें कि एक जियो न्यूज़ की एंकर है, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि उनके और उनके हस्बैंड का ख्याल है कि वो अभी तक वो रेडी नहीं है। तो ये एक जिम्मेदारी होती है। बात कर रहे हैं आप अलीना फारूक की? जी हाँ, लोग उसका उनको ट्रोल कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि क्या सूरत हाल है। अगर मैं पॉपुलेशन काउंसिल पे एक कमेंट कर दूं कि इट्स सो फनी कि ये जो काउंसिल तश्कील दी और इसके जो मेंबर हैं उसमें आपको फीमेल का तनासुब जो है वो कितना नजर आता है। ठीक है, आदमियों को ऑन बोर्ड लेना बड़ा जरूरी है इस पे। फिर साथ ही साथ आपके जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं उसका एक्सेस जो है वो खवातीन के पास बहुत कम है। आदमियों को किस तरह से वो बर्थ कंट्रोल में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके ऊपर एजुकेशन बहुत कम है। मेरे ख्याल है उसके ऊपर भी एजुकेट करने की काफी ज्यादा जरूरत है। और साथ ही साथ आप ये देखें कि ये जो काउंसिल्स बनती हैं, ये जो अथॉरिटीज बनती हैं, क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी बनी थी, इस पे मिलते बहुत कम लोग हैं। तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इस पे जो रिलीजियस लोग हैं उनको ऑन बोर्ड लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर जब तक वो नहीं कहेंगे, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, तब तक जो है वो आपका चेंज नहीं आएगा। तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की स्ट्रैटेजी और कैंपेन डेवलप करने पड़ेगी, तभी आपका पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ इसके ऊपर सक्सेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम शब्बीर, डॉक्टर अरसलान फारूक, आप दोनों हमारे साथ मौजूद रहे। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक तो ख़वातीन की इस काउंसिल में शिरकत बहुत ज़रूरी है, रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, उलमाए कराम की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। जब ये 2 सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है इस तरह के काउंसिल का हिस्सा बनेंगे, और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसा मामला नहीं है कि हमारे लोग जो है हुकूमत इजलास खेले, कुछ ऐलानात हों, कुछ छोटी मोटी कैंपेन चले अस्पतालों में और ये अवाम मान जाए। ये बड़ा पेचीदा मामला है, ये इतनी आसानी से मामला हल होने वाला नहीं है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने